अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS NBDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो है वो है जून 27 इनली जो पास्ट MCQs हैं उसकी डिस्कशन की पार्ट 3 मतलब तीसरी वीडियो। पहले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोगों ने पास्ट MCQs 1 से लेकर हम लोगों ने 50 तक डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने 50 से लेकर 84 तक डिस्कस किया था। अब हम 85 से लेकर 103 तक डिस्कस करेंगे। तो ये है पार्ट 3। अब इसमें हमारे साथ जो है फिर हमारे साथ जो मॉर्निंग शिफ्ट के ये 103 MCQs है ये जो है फिनिश हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग MCQs है उस पर हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे जो इवनिंग शिफ्ट के MCQs है। अब हमारे साथ यहाँ पर जो 85 नंबर पर जो MCQs है वो कहता है कि ब्लड टेस्ट AKBT मीन ब्लीडिंग टाइम, नेक्स्ट है APTT मीन एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, AKPT मीन प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पर कौन सा है, वो है APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, क्योंकि BT ब्लीडिंग टाइम में हम क्या करते हैं, वो हमें ब्लीडिंग टाइम बताता है कि कितने टाइम में क्लॉट होता है। हम स्किन पे एक प्रिक करते हैं फिर देखते हैं। दूसरा हमारे साथ है दूसरा है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सिर्फ हमें प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, हमें तमाम क्लोटिंग फैक्टर या कोई इनहेरेंट डिजीज़ हो या कोई क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो वो तमाम हमें बताता है, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है और फेब्रिनोनेक्टिन है वो फेब्रिन में जो चेंज करता है। ठीक है, तो ये APTT जो है वो बेस्ट है। दूसरा हमारे साथ है DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस कोगुलेशन। ये जो है ये जो हमारा लेग्स के जो डीप वेन है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। ठीक है, और इसमें फिर स्ट्रोक भी होता है और इसमें सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं परप्यूरा। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है, तो DIC में परप्यूरा होता है। ठीक है, अब ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में क्या होता है, इसमें एपिसोडिक पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, लेकिन ये एपिसोड में होता है। और इसमें हमारे साथ मेन ट्रिगर फैक्टर होते हैं जो बक्सेरेटर मसल में मौजूद होते हैं, लिप केयर करते हैं, उस ट्रिगर जोन होते हैं, ट्रिगर जोन, उसको अगर आप टच करोगे तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्ट इन नेक दैट मूव्स ऑन स्वेलिंग। स्वेलिंग पे जो सिस्ट मूव करता है नेक में वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है, जो थायरोग्लोसल डक्ट के रिमेनेंट की वजह से बनता है। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। अब हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन जो है ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल को जब हम वाटर में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे होता है। ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन हम इसलिए चाहते हैं कि वो जो कास्टिंग की श्रिंकेज है उसको हम कंपनसेट करें। तो उसको हम किस तरह हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक है स्पेचुलेशन, दूसरा है वाटर पाउडर रेशो। वाटर पाउडर रेशो से नहीं, स्पेचुलेशन अगर हम मिक्सिंग जो मटेरियल हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करते हैं उसको अगर हम फास्ट स्पेचुलेशन करेंगे, कम टाइम में मिक्स करेंगे तो इसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन कम हो जाएगा। तो स्पेचुलेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट है सब सरफेस पोरोसिटी कैन बी रिड्यूस बाय। अब जो हम स्प्रूप आर्मर बनाते हैं, जब हम डीवैक्सिंग करते हैं वहाँ पे जो मोल्ड होता है वहाँ पे जो मोल्टन एलॉय हम वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसमें जो गैसेस आते हैं तो उसकी वजह से सब सरफेस पोरोसिटी होता है। अब किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, डिक्रीज लेंथ ऑफ स्प्रू, इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्प्रू। इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्प्रू की वजह से और बढ़ जाता है, तो लिहाजा हम डिक्रीज लेंथ ऑफ स्प्रू करेंगे तो मोल्ड का जो वहाँ पे जो मोल्ड बनता है उसका साइज़ कम होगा, जिसकी वजह से मेटल जो है वो ज़्यादा देर तक फ़्लो नहीं करेगा, कम फ़्लो करेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक जब फ़्लो करेगा तो कुछ मटेरियल में वो पहुँचेगा नहीं, कुछ जगह पे तो वहाँ पोरोसिटी होगी और उसके बाद गैसेस भी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएंगे, तो कम टाइम। नेक्स्ट हमारे साथ है तो ये डिक्रीज लेंथ ऑफ स्प्रू आंसर है। नेक्स्ट है सिलिका बॉन्डेड, सिलिकेट बॉन्डेड, जिप्सम बॉन्डेड, ये मटेरियल आपने इन्वेस्टमेंट मटेरियल आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड यूजोनोल, जो सूथिंग इफेक्ट देता है पल्प को, और इसके अलावा जिंक ऑक्साइड यूजोनोल जो है हम जिंक ऑक्साइड यूजोनोल जो है वो चाइल्ड पेशेंट पे एज पल्पेक्टोमी के बाद हम यूज़ करते हैं रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल के तौर पर।
नेक्स्ट हमारे साथ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस अबटमेंट पे कैसे करते हैं कि वहाँ पर हम रेस्ट ज़्यादा लगाएंगे तो वो ज़्यादा टीथ पर फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे रेस्ट के जरिए। नेक्स्ट है स्ट्रेस ब्रेकर। स्ट्रेस ब्रेकर एक हिंज जॉइंट होता है जो रिमूवेबल पार्शियल टेंशन में देते हैं ताकि उसकी हर पार्ट जो है वो फ्रीली मूव करें। नेक्स्ट है पेशेंट जो है वो 0.7 ppm फ्लोराइड लेता है। आमतौर पर हमारे वाटर में 1 ppm होता है, अगर 0.7 लेता है तो मतलब कम है, ठीक है। तो फ्लोराइड एप्लीकेशन आमतौर पर भी जो हाई कैरीज रिस्क पेशेंट है या उसमें वो कम फ्लोराइड ले रहे हैं तो उसमें हर 6 मंथ के बाद आपने फ्लोराइड अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 6 मंथ दिया है, 12 मंथ 24 मंथ, तो हर 6 मंथ के बाद आपने अप्लाई करना है। 6 मंथ इसका आंसर है क्योंकि उसके वाटर में फ्लोराइड कम है, ठीक है। तो फ्लोराइड वार्निश अप्लाई करना है जो एक प्रोफेशनल वे है फ्लोराइड एप्लीकेशन का जो हम वार्ड वगैरह में या क्लिनिक में करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि TMJ पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, इसको मायोफंक्शनल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम भी कहते हैं, MPDS। ये किसकी वजह से होता है? जब हमारे मसल ऑफ मेस्टिकेशन की स्टिफनेस होती है तो वहाँ उसकी वजह से ये TMJ पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम होता है और इसके ट्रीटमेंट में आपने जो है वो वहाँ हीट अप्लाई करना है, आपने मसल रिलैक्सेंट वगैरह लेना है, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है इंटरनल डिरेजमेंट ऑफ TMJ। क्या एक है TMJ की कंप्लीट डिसलोकेशन, एक है इंटरनल डिरेजमेंट। ये है कि जो ग्लिनार्ड फोसा है और जो हमारा कोंडाइल मैंडिबल का जो कोंडाइल है उसका कोंडाइलर हेड और ग्लिनार्ड फोसा के दरमियान आमतौर पर जो हमारा डिस्क है वो हमेशा वहाँ पर मौजूद होता है, चाहे हम फंक्शन के दौरान या रेस्ट के दौरान। लेकिन इंटरनल डिरेजमेंट पे क्या हो जाता है, वो डिस्क जो है वो ग्लिनार्ड फोसा और हेड ऑफ कोंडाइल से निकल जाता है तो वहाँ उसकी डिसअरेंजमेंट हो जाती है, इसे कहते हैं इंटरनल डिरेजमेंट ऑफ TMJ, ठीक है। नेक्स्ट है इरिथमेटस कैंडिडियासिस, जो कैंडिडियासिस का टाइप है जिसकी ज़्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक सोर माउथ, ये भी दूसरा नाम है ओरल कैंडिडियासिस का, क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसकी वजह से ओरल कैंडिडियासिस होता है। नेक्स्ट है जिंक फास्फेट सीमेंट को वैसे हम एज अ बेस के तौर पर यूज़ करते हैं, आमतौर पर हम अमलगम के नीचे भी जिंक फास्फेट सीमेंट को एज अ बेस के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो है 18x8 SS। अब जो 18x8 स्टेनलेस स्टील है, अब इसका क्या मतलब है? 18x8 का मतलब है कि इसके अंदर जो क्रोमियम और निकल है वो 18% क्रोमियम है, 8% निकल है। 18x8 स्टेनलेस स्टील जो है 18x8 मीन 18% क्रोमियम है और 8% निकल है। अब क्या ये एस्टेंटिक है या मार्टिनसाइटिक फॉर्म है? अब आमतौर पर यह होता है कि स्टेनलेस स्टील हमारे साथ जो है वो फेराइट फॉर्म में होता है, फिर हम इसको हीट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं तो ये एस्टेंसाइट फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसे हम ऑर्थोडोंटिक्स वायर ब्रैकेट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। फिर जब हम उसकी क्विंचिंग करते हैं, वापस उसको ठंडा पानी में डालते हैं तो वो वापस हार्ड हो जाता है, वो मार्टिनसाइटिक बन जाता है। अब मार्टिनसाइटिक हार्ड है, ये तो आर्थो में यूज़ नहीं होता है, इसे हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं कटिंग के लिए, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट है वो हम मार्टिनसाइटिक से बनाते हैं। आमतौर पर जो हम फेराइट को हीट करके हमारे साथ 18x स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसको अस्टेनाइटिक कहते हैं, और ये एज आर्थो में जो वायर वगैरह हम ब्रैकेट्स वगैरह ये सभी से हम बनाते हैं तो ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर है अस्टेंसाइट या मार्टिनसाइट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट है 103 लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो है, अगर हम थिकनेस ऑफ वायर बढ़ाएंगे तो फैक्टर कितना बढ़ेगा? इंक्रीज फैक्टर बाय, मतलब फैक्टर मतलब इंक्रीज, यहाँ पे फैक्टर दिया है, ये फैक्टर नहीं है, फोर्स है। अगर हम थिकनेस ऑफ वायर बढ़ाएंगे तो फोर्स कितना टाइम बढ़ेगा? अगर इसका रेशियो है पावर 4 की। अब अगर हम लेते हैं थिकनेस ऑफ वायर 1 और उसका फोर्स भी 1, अब अगर हम डबल करेंगे, अब याद रखना डबल जब हम करेंगे तो थिकनेस वायर की जब डबल होगी 2 होगी तो वो 2 उस सेट पे जब 1 2 हो जाएगा तो 2 की पावर 4 टाइम्स, तो कितना हो गया? 16। तो आंसर क्या है? 16 है। तो जब हम यानी जनरल बात है, जब हम वायर फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोडोंटिक वायर हम अप्लाई करते हैं टूथ मूवमेंट के लिए, अगर हम वायर को डबल करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगाएगा,
ठीक है। तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा, यानी पावर 4 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 16। इंक्रीज थिकनेस ऑफ वायर, इंक्रीज फोर्स बाय 16 टाइम बढ़ेगा। तो ये हमारे साथ जो है वो पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने 103 MCQ तक डिस्कस किया। नेक्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट की MCQs है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इवनिंग शिफ्ट की MCQs है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।